नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे रहिएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 10 अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है, जो कि आपको क्वेश्चन वहां बोर्ड पे दिखता होगा। तो एक होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी जिसे हिंदी में कहा जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, नियता, आघात वर्धनीयता। और एक होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसका हिंदी होता है तन्यता। अब देखिए, आघात वर्धनीयता की बात करें तो ये पीट कर चादर बनाने का गुण होता है। पीट कर चादर बनाने का गुण होता है। चादर बनाने का गुण होता है। और तन्यता की बात करें तो ये खींच कर तार बनाने का गुण होता है। खींच कर तार बनाने का गुण होता है। और ये दोनों जो गुण होता है ये धातु का गुण है। ये दोनों गुण ये धातु का गुण है। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता या तन्यता पूछे तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है प्लेटिनम में। इससे कम की बात करें तो इससे कम सोना में होता है। इससे कम की बात करें तो होता है सिल्वर में। और इससे कम पूछे तो कॉपर में। और इससे कम एल्यूमिनियम में होता है। यानी हम बोले कि मैलिएबिलिटी की बात करें तो जिसका हिंदी होता है आघात वर्धनीयता, ये पीट कर चादर बनाने का गुण होता है। और एक होता है डक्टिलिटी, ये खींच कर तार बनाने का गुण होता है। और ये दोनों जो गुण है ये धातु का गुण है। और सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी जो होता है वो प्लेटिनम में होता है। इससे कम सोना में होता है, इससे कम होता है सिल्वर में, इससे कम कॉपर में और इससे कम एल्यूमिनियम में। तो देखिए पूछ रहा था कि मेलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। तो ये मेलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। और ये आघात वर्धनीयता किसका गुण दिखाता है? धातु का। तो देखिए पहला ऑप्शन है गैर धातु। गैर धातु की बात करें, गैर धातु, तो गैर धातु अधातु को कहा जाता है। अधातु, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन ये गलत है। बी ऑप्शन देखिए क्या है, बी ऑप्शन है कि धातु, ये सही है। ये जो है मेलिएबल किसका गुण है? धातु का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। तो देखिए न्यूमेरिकल देख करके भागना नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखिए बिलियन की सांद्रता की बात करें, बिलियन की सांद्रता प्रतिशत बराबर जो होता है, सांद्रता प्रतिशत बराबर जो होता है वो होता है विलय बट्टे बिलियन गुना 100। यानी बिलियन की सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय बट्टे बिलियन गुना 100। अब इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप इसमें से कहिएगा विलय क्या होता है, बिलियन क्या होता है। तो देखिए बिलियन की बात करें, बिलियन तो इंग्लिश में कहा जाता है सोल्यूशन। बिलियन, बिलियन की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। अब बिलियन दो घटकों से मिलकर के बना होता है। एक विलय, एक विलय जैसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहा जाता है, और एक विलायक, विलायक जिसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा जाता है। अब विलय की बात करें तो जो घुल जाता है, जो घुल जाता है, जो घुल जाएगा या जो घुल जाता है, जो घुल जाएगा वो क्या होगा? विलय होगा। और जिसमें घुल जाएगा वो विलायक होगा। जिसमें घुल जाएगा वो विलायक होगा। जैसे चीनी और पानी को घोलिए, चीनी और पानी, किसको घोल ले? चीनी और पानी को, चीनी प्लस पानी। तो देखिए जब चीनी और पानी को घोलिएगा, तो जब चीनी और पानी को घोलिएगा तो चीनी घुल जाएगा। तो चीनी घुल जाएगा तो जो घुल जाएगा क्या होगा? विलय। यानी चीनी क्या होगा? विलय। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? चीनी। और किसमें घुल जाएगा? पानी में घुल जाएगा। यानी जिसमें घुल जाएगा क्या होगा? विलायक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पानी। अब देखिए कैसे नहीं याद रहे, तो देखिए चीनी और पानी जब मिलाते हैं तो चीनी कम मात्रा में मिलाते हैं और पानी क्या ज्यादा मात्रा में। तो जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे? विलय।
और जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक, यानी अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक, या तो आप कहिएगा जिसमें घुल जाएगा वो विलायक, और जो घुल जाएगा वो क्या होगा, विलय। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा, पानी की कह रहा है 320 ग्राम मात्रा, यानी पानी क्या विलायक है, और विलायक की मात्रा दिया हुआ कितना 320। उसके बाद कह रहे हैं कि सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। अब देखिए कि पानी अब प्लस नमक, तो जब पानी और नमक को मिलाइएगा तो नमक घुल जाएगा, और ये किस में घुलेगा, पानी में, तो नमक घुल जाएगा तो नमक क्या होगा, नमक क्या होगा विलय, और ये पानी क्या होगा विलायक। तो विलय को कहाँ रखना है, ऊपर, और देखिए विलय का मात्रा दिया हुआ कितना 32, नमक की मात्रा दिया हुआ था 32। अब देखिए कि बिलियन को आप लिख सकते थे विलय प्लस क्या विलायक, बिलियन को यहाँ से लिख सकते थे आप क्या विलय प्लस क्या विलायक, यानी विलय प्लस विलायक को मिला दीजिए अब क्या बन जाता है विलियन। अब देखिए कि विलायक की मात्रा, पानी की मात्रा दिया हुआ था कितना 320, और ये नमक का मात्रा दिया हुआ था 32, दोनों को मिलाइएगा तब न बिलियन होगा, नीचे के क्या होता है बिलियन, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 320 और प्लस 32 कितना होगा 352, और परसेंटेज निकालना है कितना से गुना करना है 100 से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्या होगा 3200 बट्टा 352। अब देखिए कि 3200 में 352 से भाग दीजिए, तो जब इसमें भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 9.09%, भाग दे के निकाल लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा 9.09%। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आपको थ्योरी पता होता तो इस क्वेश्चन को आप वैसे बना लेते। बिलियन की सांद्रता प्रतिशत बराबर होता है विलय बट्टे बिलियन गुना क्या 100। अब बिलियन का मतलब विलय प्लस क्या होगा विलायक। अब देखिए कि क्वेश्चन में जो विलय का मात्रा दिया हुआ था 32, यानी विलय को ऊपर रखना है, नीचे बिलियन को रखना है, तो विलायक की मात्रा दिया हुआ था 320। आप जब विलायक का प्लस विलय को मिलाइएगा तब ना बिलियन होगा, तो विलायक दिया हुआ था 320 और विलय 32 दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दिए क्या विलियन, तो 352, और नीचे परसेंटेज निकालना कितना 100 से गुना कर देना है, और इसका आंसर कितना आएगा 9.09%। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। और देखिए सेम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला पर बैठा देना है कि बिलियन की सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होता है, सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ क्या विलय बटे बिलियन गुना 100। अब देखिए कि विलय, अब हम आपको बताएं कि जो कम मात्रा में होगा क्या होगा विलय होगा, जो अधिक मात्रा में होगा क्या होगा विलायक होगा। तो देखिए कह रहा है कि पानी की 320 ग्राम मात्रा, पानी की 320 ग्राम मात्रा दिया हुआ है, इसका मतलब विलायक दिया हुआ है, पानी क्या है विलायक, तो पानी 320 ग्राम मात्रा दिया हुआ है और 36 ग्राम लवण है, यानी 36 ग्राम लवण, यानी उसमें 36 ग्राम लवण घुला हुआ है, तो जो घुल जाएगा उसे क्या कहते हैं विलय, और 36 ग्राम दिया हुआ विलय, और बट्टे विलायक दिया हुआ था 320 और विलय 36, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 320 और 36 कितना होगा 356, और परसेंटेज निकालना कितना 100 से। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, तो देखिए ऊपर क्या होगा 3600 बट्टा 356, अब इसमें भाग लगाइए, तो जब इसको भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 10.11%, तो इसका आंसर होगा 10.11%। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो देखिए यौगिक और सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व, सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व, यौगिक और सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व। अम्ल की बात करें तो इसमें सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। क्षार की बात करें तो इसमें सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व जो होता है हाइड्रोक्साइड होता है। और इसके बाद मिश्र धातु की बात करें, मिश्र धातु की, तो सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो धातु होता है। और अमलगम की बात करें, अमलगम, तो इसमें पाए जाने वाला तत्व जो होता है मरकरी होता है, यानी पारा। और स्टील की बात करें, स्टील का, तो इसमें सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो फेरस यानी लोहा होता है। तो देखिए हम बोले कि यौगिक और सामान्यतः पाए जाने वाला तत्व, अम्ल बोले तो क्या हाइड्रोजन, क्षार बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन, मिश्र धातु बोले तो क्या धातु, और अमलगम क्या मरकरी, और स्टील में क्या पाया जाता है सामान्यतः फेरस।
अब देखिए कि क्वेश्चन कह रहा था कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड का मतलब सभी अम्ल के लिए आम तत्व है क्या? हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, नहीं। बी ऑप्शन है क्लोरीन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है क्या? हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन डैश कह रहा है कि लिटमस को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अम्ल जो होता है, अम्ल यानी एसिड जो होता है वो होता है ABR, ABR। और जो क्षार होता है, बेस यानी क्षार जो होता है वो होता है BRB, BRB। यानी ABR का मतलब एसिड जो होता है, एसिड ब्लू को लाल करता है, ब्लू टू रेड। यानी एसिड ब्लू को क्या करता है? लाल करता है। और क्षार की बात करें तो बी का मतलब बेस, आर का मतलब होता है रेड और बी का मतलब ब्लू। यानी अम्ल की बात करें कि अम्ल जो होता है, ये अम्ल ब्लू का मतलब नीला, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। और ये क्षार जो होता है, ये क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। यानी याद रखेगा ए बी आर और बी आर बी। अम्ल बोले तो ए बी आर, क्षार बोले तो क्या? बी आर बी। यानी अम्ल नीले को लाल करता है और ये क्षार जो होता है लाल को क्या करता है? नीला करता है। तो देखिए पूछ रहा था कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो देखिए कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की बात करें, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की बात करें तो यह होता है अम्लीय। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है वो होता है अम्लीय, अम्लीय होता है। तो बताइए अम्लीय होगा तो ये अम्ल होगा, तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीले को लाल कर देगा, लाल। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। पहला ऑप्शन है। लिटमस को प्रभावित नहीं करेगा, लिटमस को प्रभावित करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। बी ऑप्शन है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। सही बात है, यानी नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल कर देगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अब मैग्नीशियम ले लीजिए, और मैग्नीशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2, 8 और क्या 2। अब इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो हम बोले बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसे कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि कह रहा था कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होइएगा, पीरियोडिक टेबल में 2 कतार होता है, एक क्षैतिज कतार और एक उदग्र कतार। ये वाला उदग्र कतार होता है और एक क्षैतिज कतार होता है, ये क्षैतिज कतार। अब ये क्षैतिज कतार को कहा जाता है आवर्त, क्षैतिज कतार को कहा जाता है आवर्त, और इस वर्ग कतार को कहा जाता है वर्ग, सॉरी इस उदग्र कतार को कहा जाता है वर्ग या समूह, वर्ग या समूह। अब देखिए इस क्षैतिज कतार की बात करें तो आवर्त कहा जाता है, और उदग्र कतार की बात करें तो इसे कहा जाता है वर्ग या समूह। तो देखिए आवर्त की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त की कुल संख्या होता है 7। कुल संख्या जो है आवर्त जो है कुल संख्या 7 है, और वर्ग या समूह की कुल संख्या 18 है। कुल संख्या कितना है? 18। अब देखिए कि पूछ रहा था कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश समान रहती है। देखिए एक वर्ग में पूछ रहा है, एक वर्ग का मतलब इसमें जितना परमाणु होगा सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब देखिए कि एक वर्ग में जितना भी परमाणु होगा, यानी एक वर्ग में जैसे पहले वर्ग ले लीजिए, और पहले वर्ग में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या फ्रांसियम।
अब देखिए सभी पहले वर्ग का है, यानी एक वर्ग का है। अब जब एक वर्ग का है तो इसमें सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, यानी सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगा। इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? एक, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। आप किसी वर्ग को ले लीजिए, जैसे आप 17वें वर्ग को ले लीजिए। 17वें वर्ग में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अब देखिए कि 17वें वर्ग को ले लीजिए, तो इसमें सब के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 7 होगा। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7, ब्रोमीन के बाह्यतम कक्षा में 7, सब के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगा। यानी इसका मतलब है कि एक वर्ग में सभी परमाणु जो होगा उस परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या क्या होता है? समान। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है समान रहती है। हाँ, एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो समान रहता है। नहीं तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन पता कीजिए बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है। सबके बाह्यतम कक्षा में ये पहले वर्ग का है तो सबके बाह्यतम कक्षा में 1 होगा, दूसरे वर्ग का होगा तो सबके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले वर्ग का होगा तो 1 होगा, दूसरे वर्ग का होगा तो 2 होगा, तीसरे का होगा तो 3 होगा, 17वें का होगा तो 7 होगा, 18वें का होगा तो 8 होगा, 16वें का होगा तो 6 होगा, 15वें का होगा तो 5 होगा, 14वें का होगा तो 4 होगा, 13वें का होगा तो 3 होगा। यानी एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। किसी वस्तु में स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ mv²। तो देखिए पूछ रहा था कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होता है? तो बांध में ऊंचाई होता है, बांध में आप देखिएगा ऊंचाई होता है, और ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो बता दीजिए कि बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है क्योंकि? अब देखिए कि बांध पर से आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो बांध की मोटाई बढ़ता है। बांध में आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाइएगा तो बांध की मोटाई क्या होता है? बढ़ता है। कारक मोटाई बढ़ता है क्योंकि पहला ऑप्शन है नीचे दाब अधिक होता है, बी ऑप्शन है नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। तो देखिए दाब का एक फार्मूला होता है P बराबर रो जी एच। जहां रो की बात करें तो ये घनत्व है, रो घनत्व है, और जी की बात करें तो ये गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और एच की बात करें तो ये गहराई, एच की बात करें तो ये गहराई। अब देखिए कि P बराबर होता है रो जी एच। ये जो होता है दाब किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर, और ये गुरुत्व त्वरण पर, और किस पर? ऊंचाई पर। तो देखिए सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है वो गहराई पर निर्भर करता है। अब जैसे आप गहराई को बढ़ा दीजिएगा, यानी गहराई में जाइएगा, तो जैसे गहराई में जाइएगा तो गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, क्या कि इसके क्या होता है समानुपाती है एक दूसरे का। तो जब गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा, और गहराई घटेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था कि नीचे जाने पर नीचे दाब अधिक होता है, नीचे दाब अधिक होता है, नीचे दाब अधिक होता है क्योंकि नीचे गहराई अधिक होता है। अब देखिए ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कह रहा था कि नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ता है, नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ता है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। बी ऑप्शन कह रहा था कि नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। सही बात है कि जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो गहराई क्या होगा? बढ़ेगा, और गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि डैश एक हेलोजन है। हेलोजन की बात करें तो हेलोजन जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये एस्टेटीन है। तो देखिए कह रहा था कि डैश एक हेलोजन है, डैश एक हेलोजन है। देखिए हेलोजन कौन कौन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सोडियम, नहीं सोडियम हेलोजन नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है क्रिप्टॉन, नहीं क्रिप्टॉन भी ये क्या, ये हेलोजन नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन मैग्नीशियम, अब देखिए इसमें कहीं मैग्नीशियम है नहीं। डी ऑप्शन है क्या क्लोरीन, तो देखिए है क्लोरीन, क्लोरीन क्या हेलोजन है, इसका आंसर क्या होगा क्लोरीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी वर्ग में डैश होता है, कह रहा है कि पक्षी वर्ग में डैश होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। बी ऑप्शन कह रहा है कि पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। सी ऑप्शन कह रहा है कि पंखों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप ऑप्शन से छांट सकते हैं, कैसे, तो देखिए आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन बालों के बिना, तो देखिए पक्षी में जो होता है वो पंख होता है, बाल नहीं होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में बाल की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन गया। अब देखिए डी ऑप्शन में भी बाल का बात कर रहा था तो ये भी ऑप्शन खत्म है कि पक्षी में जो होता है बाल नहीं होता है, पंख होता है। अब देखिए कि बी ऑप्शन बचा और सी ऑप्शन बचा। तो बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पंखों के साथ, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पंखों के बिना। तो पक्षी में पंखों के साथ होगा, पंख के बिना नहीं, तो ये भी खत्म। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए